डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में भारतीय फसल इंडियन क्रॉप्स का पहला खंड देखे थे, जिसमें हम लोगों ने चावल और गेहूं का अध्ययन किया था। आज इसका दूसरा खंड है और बाकी कुछ बचे हुए जो फसल हैं उसके भौगोलिक परिस्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हमारे देश में इन फसलों की क्या स्थिति है। तो उस क्रम में सबसे आज का जो पहला आता है जौ बार्ली। आप जानते हैं कि जौ और बार्ली एक ऐसा खाद्यान्न पदार्थ है जो हमारे सभ्यता की जननी रही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न पदार्थ था वो जौ ही था, उसके बाद गेहूं हुआ। ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आता है। आर्यन सभ्यता का जो मुख्य खाद्यान्न पदार्थ था वो जौ ही था। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में इसकी महत्ता आप लोग के दृष्टिकोण से कम हो गई है, लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इस चीज का अध्ययन करके जान गई है। इसलिए आप जितनी चीज पौष्टिकता के हिसाब से अलग से लेते हैं अपने खाने के अतिरिक्त, जैसे हॉर्लिक्स लेते हैं, बॉर्नवीटा लेते हैं, या और भी बहुत सारी पाउडर है जिसको दूध में मिला के खाते हैं, वो सब जौ से बनता है। अगर इस राज को आप जान जाइए और जौ को मूल रूप से खुद खाइए तो सोचिए कि आपको कितना पैसा बचेगा और मूल चीज आप खाएंगे तो कितना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जौ जो हमारे देश का इतना महत्वपूर्ण खाद्यान्न पदार्थ था वो भुला दिया गया है। वो आमतौर पे लोग पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं। आज के स्पेशल काफी शुद्ध माना जाता है, इसलिए पूजा में उसका इस्तेमाल होता है। हमारे गया में जो पिंड पड़ता है, जो अपने आत्मा के शांति के लिए लोग वर्ष में एक बार वृहद पैमाने में पितृपक्ष का जो मेला लगता है उसमें जो पिंड पड़ता है उसमें जौ के सत्तू को ही उड़ाया जाता है और उससे ही पूजा होती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जौ के इम्पोर्टेंस को। अब देखिए कि ये मोटा अनाज है, तो इसमें 3 अनाज ऐसे 4 अनाज ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ज्वार, बाजरा और गेहूं, मक्का। ये चारों की प्रकृति मोटा अनाज का है। तो आमतौर पे जो मोटा अनाज का कंसेप्ट हमारे पास है वो क्या है? तो सामान्य कंसेप्ट ये है कि अन्य अनाजों से यानी चावल और गेहूं से कम न्यूट्रिएंट रहते हैं, इसीलिए मोटा अनाज है, जबकि ये गलत है। अगर चावल और गेहूं की तुलना में देखें तो इसमें न्यूट्रिएंट यानी पौष्टिकता ज्यादा है, तो फिर मोटा अनाज क्यों बोलते हैं हम लोग? तो इसके पीछे वजह है कि क्षुद्रांश यानी रफेज की संख्या इसमें, मात्रा इसमें अधिक होती है। चाहे आप जौ खाएं, चाहे आप ज्वार खाएं, चाहे आप बाजरा खाएं, चाहे आप मक्का खाएं, ये चारों में क्षुद्रांश, जिसका इंग्लिश होगा रफेज, की मात्रा अधिक रहती है और जिसके कारण ये चारों चीजें अधिक सुपाच्य हैं और आमाशय यानी स्टोमक को मजबूत करने का एक अच्छा साधन है। कैसे हमारा स्टोमक या ये मजबूत होता है? तो आप जानते हैं कि जो भी चीज आहार के रूप में हम लेते हैं वो उस रूप में नहीं पचता है, वो टूटता है दूसरे चीज में, जिसको हम लोग एक माड़ के रूप में हमारा ड्यूडेनम लेता है और फिर उसमें रिएक्शंस होता है और बहुत सारे अवशिष्ट बचे हुए रहते हैं, अनऑब्जेक्शनेबल पार्टिकल हो जाते हैं उसमें। अगर आप क्षुद्रांश ग्रहण करते हैं अपने भोजन में तो वो सभी के सभी ऑब्जेक्शनेबल आइटम को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके सेवन करने वाले को हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और यही तो मूल बीमारी है सारी बीमारियों की जड़। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये 4 आइटम आप लेते हैं तो ये अधिक न्यूट्रिएंट रहता है, यानी पोषकता से भरा हुआ रहता है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो क्षुद्रांश यानी रफेज अधिक रहते हैं, जिसके कारण से ये सुपाच्य होता है और आंत को जो है वो शक्ति प्रदान करता है और पूरा का पूरा भोजन पच जाता है। तो इस कारण से इनको मोटा अनाज बोला जाता है। बात समझ में आई है? तो जहां पर भी अब मोटा अनाज आएगा तो आप ये कंफ्यूज ना करेंगे कि इसके पौष्टिक नहीं रहता है, पौष्टिक पूरा रहता है। भौगोलिक परिस्थिति यह है कि जो जौ होगा वो शुष्क इलाका में और बलुई मिट्टी जहां होगी वहां पाया जाएगा।
वर्षा इसको 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच चाहिए, यानी सामान्य बारिश चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तापमान में इसे सामान्य चाहिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस में। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है उसमें पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर, सब चेंज किया है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है हरियाणा। इसकी किस्में बहुत सारी हैं जौ की, उसमें हिमानी एक किस्म है, ज्योति एक किस्म है और कैलाश एक किस्म है। किस्म को जरूर याद रखिए, किस्म एग्जाम में बराबर मैचिंग में दे देता है कि कौन किसकी किस्म है। तो अभी क्लास के समय ही आपको याद करने का अच्छा अवसर है कि आप किस्म को याद करते हुए चलिए। ज्वार की जहां तक बात है तो इसकी भी प्रकृति मोटे अनाज की है। भौगोलिक परिस्थिति में अगर देखें तो इसमें मिट्टी जलोढ़ में भी हो जाएगा और चिकनी में भी हो जाएगा, यानी अगर रब्बी में भी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, खरीफ में भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्षा सामान्य चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए वर्षा। तापमान 25 से 30 डिग्री यानी अधिक तापमान चाहिए। जहां टेम्परेचर अधिक होगा उन्हीं इलाकों में ज्वार पैदा होगा। जौ में ऐसी बातें नहीं कि इसमें टेम्परेचर कम चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। उत्पादक राज्यों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है, इसमें चेंज कर गया, ज्वार बाजरा ये सब में हम लोग पढ़ते थे मध्य प्रदेश, लेकिन अब क्या हो गया कि ज्वार में महाराष्ट्र पहला, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, और ये तीनों राज्य अकेले मिलकर के 80% ज्वार का उत्पादन करते हैं, बाकी सब ऐसे ही खत्म हो गए। प्रमुख किस्म में है CSB1, CSB7, CSH1, ये ज्वार की प्रमुख किस्में हैं। क्लियर। अब देखिए बाजरा कहां जाता है, ये भी मोटे अनाज में आता है। भौगोलिक परिस्थिति इससे अलग है, यहाँ जलोढ़ और चिकनी मिट्टी ज्वार में चाहिए, लेकिन बाजरा में कैसी चाहिए, बलुई मिट्टी चाहिए। तो दोनों एक जगह नहीं हो सकता, दोनों के क्षेत्र अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि मिट्टी अलग है। वर्षा सामान्य चाहिए 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक, यानी इसकी तुलना में जो है वर्षा कम चाहिए इसमें। तापमान इसको भी अधिक चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। उत्पादक राज्य में देखिए यहाँ ज्वार में महाराष्ट्र पहला था, लेकिन बाजरा में कौन हो गया, राजस्थान पहला हो गया। क्यों? क्योंकि पानी कम चाहिए और तापमान अधिक चाहिए, ठीक है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। इसके भी प्रमुख किस्में जो हैं वो HB3 हैं बाजरा की, HB4 है और T55 है। मक्का जिसको मैस, ये भी काफी अच्छा अनाज है, सुपाच्य है, मोटे अनाज में। इसकी विशेषता है कि उभयलिंगी होता है, यानी हर्माफ्रोडाइट होता है ये इसकी प्रकृति। उभयलिंगी और हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि उभयलिंगी उस पादप या उस जंतु को बोलेंगे जिसमें एक ही जंतु में दोनों जननांग हो, यानी पुरुष जननांग और स्त्री जननांग दोनों। तो ऐसे पौधों को जो है हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। ये ऐसे जंतुओं को जो है हम उभय, देखिए कछुआ में नर मादा नहीं होता है, कछुआ में दोनों ऑर्गन एक ही में होता है, इसलिए जो है वो उभयलिंगी है। तो उसी ढंग से मक्का में जो है वो उभयलिंगी है, मादा और जननांग दोनों मक्का में एक ही में होता है, सभी में, उसके स्त्री पुरुष अलग नहीं होते हैं। क्लियर। भौगोलिक परिस्थिति इसका यह हो गया कि मक्का वहीं होगा जहां नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी हो, ठीक है। वर्षा इसमें सामान्य चाहिए 50 से 80 सेंटीमीटर, तापमान अधिक चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। उत्पादक राज्य में मक्का में सबसे पहले स्थान पर कर्नाटक आ गया, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आ गया और तीसरे स्थान पर बिहार आ गया। अभी इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि आमतौर पे ये रबी की फसल मानी जाती थी, लेकिन अब 12 मासी हो गया, तीनों महीनों में फसल इसका होता है। इसकी जो किस्में हैं गंगा 1, गंगा 101, विजय और जवाहर, ठीक है। अब इसके बाद तिलहन वाइल्ड सीड का जहां तक बात है तो इसमें जिस भी पादप से तेल निकलता है उन सभी को तिलहन बोलते हैं, ठीक है। जिससे भी तेल निकलता है, चाहे उसके बीज से चाहे उसके फूल से, तो सभी को हम तिलहन के अंतर्गत रखेंगे। इसका है कि सबसे विशेषता यह है कि
भूमि भी अनुपजाऊ हो तो चलेगा और पानी भी कम हो तो चलेगा। यानी जो पूरी तरीके से देखिए अनफर्टाइल लैंड है, यानी जो जहां कुछ पैदा नहीं हो सकता है और वर्षा भी कम होती है, वो भूमि तिलहन के लिए उपयुक्त है। तो प्रकृति ने हर प्रकार की भूमि जो भारत को दी है तो यूजलेस नहीं है। हर भूमि का आप देखिए कि उपयोग हो रहा है। जो अनुपजाऊ भूमि है, जहां वर्षा कम हो रही है, वहां आप तेल पैदा कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी है कि रबी और खरीफ दोनों में पैदा होता है ये, ठीक है। जैसे सरसों, ये भी तिलहन है, तो सरसों रबी में फसल होता है, और उसी प्रकार से मूंगफली तिलहन है, तो ये पैदा होता है खरीफ में। अब देखिए कि तिलहन को सम्मिलित रूप से इसमें सारे तैलीय पादप है, उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, सबसे ज्यादा तैलीय पादप यहां पैदा होते हैं। लेकिन अगर बाइफरकेट कीजिए अलग अलग तिलहन को, तो सरसों में राजस्थान है 1 नंबर पर, मूंगफली में गुजरात है, सूरजमुखी में कर्नाटक है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, और नारियल में तमिलनाडु। तो इस तरीके से ये सब डेटा बेस्ड क्लास है, और डेटा बेस्ड इसमें चीजें हैं, तो इसमें बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें आप जो है प्रैक्टिस कर करके सारे चीजों को अपने मस्तिष्क में बैठाइए। तो कल के क्लास में जो हम लोग मिलेंगे, तो कृषि से जुड़ा हुआ एक और समस्या है, वो है सिंचाई, इरिगेशन। उस पर कल के क्लास में हम लोग बहस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।